नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की यह क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास से आप लोगों को एग्ज़ाम में जो है 20 से 25 नंबर देखने को मिलने वाले हैं। यह क्लास जो है बिल्कुल ओरिजिनल पेपर पर है, ठीक है। जिस प्रकार से आपका ओरिजिनल पेपर आएगा एग्ज़ाम में, सेम टू सेम आपको ये क्लास बिल्कुल उसी तरह से है। आपको एग्ज़ाम हॉल समझकर इस पेपर को सॉल्व करना है, और जिस तरह से मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसी प्रकार से आप लोग तैयार कर लेना, और एग्ज़ाम में जो है आप लोग उसी तरह करके आना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और इस क्लास से आपको एग्ज़ाम में मिनिमम 20 से 25 नंबर देखने को ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। बिल्कुल जो है लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार इस क्लास को तैयार किया गया है। बिल्कुल आप लोग ओरिजिनल पेपर इसको समझिए, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, और हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच एक संवेदनशील मुद्दा है। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन वाला क्वेश्चन है, और पहला कथन है कि तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम के चोलामू झील से होता है, और दूसरा है यह ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जो बांग्लादेश में इसमें मिलती है, ठीक है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो ये इन दोनों कथन सत्य हैं। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। पहला और दूसरा जो है दोनों सही हैं। या दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित अंतरजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? ऑप्शन है, यहाँ से भारत में पहली बार धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन बी है, यहाँ से लौह युगीन संस्कृत के अंतर्गत धातु गलाने वाली भट्टियों और लौह मल के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। ये जो अंतरजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल है वो इसी से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है, निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को तैयार करते हुए चलो। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, जौनपुर सल्तनत के संदर्भ में सर की स्थापत्य शैली की मुख्य विशेषता क्या थी, जो इसे समकालीन दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला से अलग करती थी? तो भैया इसका जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। देखो, ढलवा दीवारें और मस्जिदों के प्रवेश द्वार पर विशाल अटला या वर्गाकार तोरण का होना, जिसमें मीनारें अनुपस्थित थी, ये जो है संबंधित है जौनपुर सल्तनत के संदर्भ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो डिटेल में क्या बताते हैं उसको। देखो, सर की वास्तुकला जो है वो जौनपुर की सबसे अनूठी विशेषता इसकी मस्जिदों के विशाल अग्रभाग यानी कि तोरण द्वार, जिन्हें जो है पिस्ताक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पिस्ताक कहा जाता था, किसे? अग्रभाग को, ठीक है। इस शैली की मस्जिद जैसे अटला मस्जिद में पारंपरिक जो है मीनारें नहीं बनाई जाती थी। तो इसका डिटेल हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सर एजिला इम्पे इसके प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे। दूसरा कथन है, इस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सभी ब्रिटिश निवासी आते थे। और तीसरा है, राजा नंद कुमार को फांसी की सजा इस अदालत द्वारा दी गई थी, जिसे न्यायिक हत्या कहा गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो चौथे में जो है पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन जो हैं सत्य हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों कथन सत्य हैं, ठीक है। तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। देखो, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है 1774 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट बना, ठीक है। एलिजा एम्पे पहले मुख्य न्यायाधीश थे। इसी अदालत ने राजा नंद कुमार को जो है जालसाजी के आरोप में संदिग्ध तरीके से फांसी की सजा दी थी, जिसे भारत में पहला न्यायिक मर्डर माना जाता है, ठीक है। तीनों कथन जो हैं इस प्रकार से सही हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से या निम्नलिखित आयोजनों का सही कालानुक्रम क्या है, ठीक है। मतलब
कौन पहले हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, ठीक, इस प्रकार से कालक्रम पूछ रहा है। तो महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा की गई थी, कब की गई थी? महात्मा सत्याग्रह के रूप में आचार्य विनोबा भावे का चयन, और तीसरा है दूसरे सत्याग्रह के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू का सत्याग्रह हुआ, और चौथा है दिल्ली चलो आंदोलन का आह्वान हुआ। ठीक है, तो ये 4 दिए हुए हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या हुआ था, अगस्त प्रस्ताव की असफलता के बाद जो है 1940 में गांधी जी ने जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। तो सबसे पहले पहला सही हो जाएगा, ठीक है, पहला सही पहले बार, ठीक है। और उसके बाद जो है पहले सत्याग्रह आचार्य विनोबा भावे जो 17 अक्टूबर 1940, ठीक है, और दूसरे जवाहरलाल नेहरू बने। कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। तो पहले आचार्य कौन बने? विनोबा भावे, तो ये हो जाएगा दूसरा, और फिर बने जवाहरलाल नेहरू, ये हो जाएगा तीसरा। और उसके बाद जो है अब बचा आपका चौथा दिल्ली चलो आंदोलन। तो ये दिल्ली चलो आंदोलन जो सबसे लास्ट में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में एस आर बम्बई बनाम भारत संघ 1994 मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के बारे में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? असत्य पूछ रहा, असत्य शब्द को ध्यान देना, असत्य पूछ रहा है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति शासन लगने की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा के योग्य है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है, असत्य नहीं, सही है। दूसरा है राज्य विधानसभा को राष्ट्रपति शासन लागू होते ही तुरंत भंग कर दिया जाना चाहिए। ये संशय में, इसको भी ध्यान से देखना बाद में। फिर धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है, अतः यदि कोई राज्य सरकार पंथ निरपेक्षता के विरुद्ध कार्य करती है तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग होता है, यानी प्रयोग वैध है। तो बिल्कुल सही, हाँ होता है, प्रयोग होता है, इसका सही है। राज्य सरकार के बहुमत का परीक्षण केवल विधानसभा के पटल पर फ्लोर टेस्ट पर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल गलत है, असत्य है। तो ये वाला ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। किस प्रकार से सही है, इसकी डिटेल जानकारी ले लीजिए, ठीक है। देखो, बम्बई मामले में एससी ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति शासन लागू होते ही विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता, उसे केवल निलंबित यानी कि सस्पेंड रखा जाएगा। सदन के दोनों सदनों द्वारा उद्घोषणा की मंजूरी मिलने के बाद ही विधानसभा भंग की जा सकती है। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि तुरंत भंग किया जा सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के तहत बजट में प्राथमिक घाटे को शून्य करने का क्या निहितार्थ होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर जो है सी से हो जाता है। देखो, चालू वर्ष के खर्चों को पूरा करने के लिए लिया जाने वाला उधार पूरी तरह से केवल पिछड़े ऋणों के ब्याज के भुगतान के बराबर है, ये सही है, ठीक है। 8 नंबर है भारत के निम्नलिखित दरों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है जिलेब ला, और ऑप्शन 2 है लिपरेख, ऑप्शन सी है बनिहाल, और ऑप्शन चौथा है बोमडिला। तो मतलब इसको करना क्या है, इसको जो है पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर करना है। कौन पश्चिम, उसके बाद पूर्व करना है, ठीक है। तो सबसे जो है पश्चिम में जो है वो आपका बनिहाल है, क्या है, सबसे पूर्व से हम करें, पूर्व से, ठीक है, ये पश्चिम से पूर्व को अनुकूल करें तो बनिहाल दर्रा जो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, बनिहाल दर्रा जो जम्मू कश्मीर है, तो तीसरा सबसे पहले आ जाएगा, जम्मू कश्मीर में है। और ये लिपु रेखा दर्रा जो है उत्तराखंड में है। कौन सा? लिपु रेखा, ये 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद जो है ये जिलेपला, ये जिलेपला जो है ये कहाँ, सिक्किम में है, जिलेपला सिक्किम में हो जाएगा। और उसके बाद बोमडिला दर्रा बचा, कौन सा, बोमडिला, ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। हमने आपको बता दिया कौन सा दर्रा कहाँ है, ठीक है। और इस तरह से स्टेट वाइज आप लोग याद कर लोगे तो आप लोगों को मतलब भूलोगे नहीं, किसी प्रकार से भूलोगे नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है उत्तर प्रदेश के भाबर और तराई क्षेत्र के भौगोलिक लक्षणों के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाबर क्षेत्र में नदियाँ सतह पर बहती हैं जबकि तराई में विलुप्त हो जाती हैं। तराई में क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं। और ऑप्शन बी है बाबर क्षेत्र
कंकड़ पत्थरों से निर्मित छिद्र युक्त पट्टी है जहाँ नदियाँ भूमिगत हो जाती हैं, जबकि तराई क्षेत्र जो है दलदली और महीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित हैं जहाँ नदियाँ पुनः प्रकट होती हैं। तो क्या ये सही है? नौका 20 जो है क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि कह रहा है उत्तर प्रदेश के भाबर और तराई क्षेत्र के भौगोलिक लक्षणों के संबंध में कौन सा कथन सही है? हाँ, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, पारिस्थितिकी तंत्र में गहन पारिस्थितिकी और सतही पारिस्थितिकी शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? और गहन पारिस्थितिकी का मुख्य सिद्धांत क्या है? ठीक है, तो 10 का जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अर्नेनेस। प्राकृतिक का अंतर्निहित मूल्य और मतलब कि आर्नेनेस जो है प्राकृतिक का अंतर्निहित मूल है और मानव उसकी अन्य प्रजातियों के समान ही एक हिस्सा है, स्वामी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, शहरीकरण के संदर्भ में सबर्बनाइजेशन या उपनगरीकरण की प्रक्रिया का क्या अर्थ है? तो 11 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय शहर के मुख्य व्यापारिक क्षेत्रों से लोगों को हटाकर शहरों के बाहरी या सीमावर्ती शांत क्षेत्रों में आवास के लिए जाना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, क्वांटम कंप्यूटिंग में उपयोग होने वाली क्यूबिट के संदर्भ में सुपरपोजिशन का या की स्थिति का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्यूबिट का एक ही समय में 0 और 1 दोनों स्थितियाँ या दोनों के संयोजन में मौजूद होना। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार के नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है, क्या ऐसा कुछ है? तो हाँ, यह पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी के लिए भी यह पुरस्कार दिया जा सकता है, तो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन मतलब 3 है, मरणोपरांत भी यह पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान है, नहीं, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर पहला दूसरा सही है, बी नंबर। ठीक है, बी बिल्कुल सही जवाब है, पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन, एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है और इसे किस देश की सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? 14 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, गणित में, और नॉर्वे सरकार द्वारा। ठीक है, नॉर्वे सरकार द्वारा। 15 नंबर, प्राचीन भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध पुस्तक मत्स्य विलास प्रहसन के लेखक कौन थे और यह किस राजवंश से संबंधित थे? तो 15 का सही जवाब हो जाता है महेंद्र वर्मन प्रथम, पल्लव राजवंश से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है और इसकी रेड नोटिस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो 16 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, लियोन, फ्रांस। ठीक है, यह प्रत्यार्पण या इसी तरह की कानूनी कार्रवाई के लिए वांछित व्यक्तियों की स्थिति और गिरफ्तारी की मांग करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के खेले जाने का वर्ष में सही कूटानुक्रम शुरुआत से अंत तक क्या है? तो 17 का सबसे पहले क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन किस में होता है? 2 में है, तो पहला और दूसरा तो गए हैं। ठीक है, पहला और तीसरा गए, पहला और तीसरा गए हैं, बचे आपके दूसरे और चौथा। तो पहले आ जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर आता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन किस में है? बी में। तो बी वाला सही है, बाकी सब गलत हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? यह किस ऐतिहासिक सम्मेलन से प्रेरित है? तो 18 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 22 मई नैरोबी एक्ट 1992 रियो पृथ्वी सम्मेलन। 19 नंबर है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका जो है प्राथमिक लक्ष्य जो होता है वो 1 करोड़ छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाकर हर महीने 300 यूनिट का मुफ्त बिजली प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा नाटो का 32वां आधिकारिक सदस्य देश कौन बना? तो ये जो बना है स्वीडन बना। कौन बना? स्वीडन बना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, स्वीडन बना है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन जो है वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग यूएनसीएचआर के स्थान पर किया गया था। क्या ये सही है? क्या यह सही है? हाँ, तो सही है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है और कोई भी सदस्य लगातार 2 कार्यकालों के बाद तुरंत पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होता है। बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है? नहीं, इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में नहीं है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा सही। कहाँ पे है पहला दूसरा? सी नंबर ना, सी नंबर सही है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान खुर्जा केंद्र स्थित है? तो 22 का बुंदेल शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श किस देश की क्रांति से लिए गए हैं और प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा था? तो 23 का सही जवाब हो जाता है। 23 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी क्रांति के एम मुंशी। अगला क्वेश्चन है, जब भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओ के तहत बाजार में सरकारी प्रभूतियाँ की बिक्री सेल करता है तो अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो भैया 24 का सही जवाब हो जाता है बैंकिंग प्रणाली में तरलता कम होती है और मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 25 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी से। उन आदत भूमि स्थलों की सूची से जहां मानवाधिकार हस्तक्षेप के कारण पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो गया है या होना संभव है। तो आज की क्लास में सांसद आपको क्लास चलेगी तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलते हैं नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।